कुछ रिवाइज कराना है? क्या रिवाइज करना चाहते हैं? कोई एक टॉपिक बोलो, मैं 5 मिनट रिवाइज कर देता हूँ। जल्दी बोलो। कोई एक टॉपिक बोलो। डिफ्यूजन रिवाइज करा दो। देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी चीज को अपने हाई कंसंट्रेशन से, डिफ्यूजन इज नथिंग बट फ्लो ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का फ्लो होना, फ्लो ऑफ सब्सटेंस। फ्लो मतलब होता है बहना, फ्लो मतलब होता है बहना, यानी बहन नहीं, नॉट द बहन। तो बहना मतलब होता है किसी भी चीज का फ्लो करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बह करके जाना। तो वो चीज दो ही चीज के लिए कही जा सकती है, या तो गैस के लिए या फिर लिक्विड के लिए। और डिफ्यूजन जो होता है वो बेसिकली अपना फ्लूइड के लिए डिफाइन किया जाता है। किसके लिए डिफाइन किया जाता है? फ्लूइड के लिए। तो यानी कि यहां पर जो मैं सब्सटेंस बोल रहा हूं, ये मैं फ्लूइड बोलना चाह रहा हूं। क्या बोलना चाह रहा हूं? फ्लूइड। और फ्लूइड में दो चीजें आती, गैस एज वेल एज लिक्विड। और लिक्विड में मेनली हम बात करते हैं वाटर की, और गैस में तो बहुत सारी गैस होगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब बात होगी। उसके लिए बात हम लोग कर लेते हैं। फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो उसको कहते हैं क्या? डिफ्यूजन। आपको दिख रहा है मेरे भाई? तो ज्यादा आगे ना बैठ गए हैं, थोड़ा सा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अच्छा, क्या हाई से लो जाएगा तो क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, क्या मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है? एनर्जी इन द सेंस मेरी एटीपी तो खर्चा हो रही है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं है कि मुझे जाके पढ़ना पड़ रहा है, उसके बाद पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको मुझे पढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको गूगल से कुछ सर्च करना पड़ेगा, कोई ऐसी बात, बायो की ऐसी भाषा जो थोड़ा सा, देखिए बायो का टीचर आया है नया नया, कैसा है वो जानना जरूरी है ना। तो बस वही बात है। तो उसके लिए आपको एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। क्यों? लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ आप फ्लो करने की बात बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो कैसी हो जाएगा प्रोसेस? एक्टिव प्रोसेस। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? हाई से लो। तो डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस होता है? पैसिव प्रोसेस। इसी का एक और जस्ट दूसरा भाई होता है ऑस्मोसिस। बेसिकली मैंने ऑस्मोसिस के बारे में बोला था कि ऑस्मोसिस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए डिफाइन किया जाता है, लिक्विड मेनली वाटर के लिए। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए हूं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड या वाटर के लिए डिफाइन होता है, लेकिन डिफ्यूजन इज डिफाइंड फॉर फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में दो पार्ट आते हैं, यानी कि मैं एक लाइन बोल सकता हूं, ऑल टाइप ऑफ ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन, बट ऑल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज नॉट ऑस्मोसिस। क्योंकि जितने भी आपको ऑस्मोसिस होंगे वो कहीं ना कहीं आके आपको डिफ्यूजन के अंदर फिट हो जाएंगे, लेकिन जितने भी डिफ्यूजन होंगे उनमें कुछ ही ऑस्मोसिस होंगे जो गैस, जो लिक्विड के लिए होंगे, लेकिन जो गैस के लिए होंगे वो कभी फिट नहीं होंगे ऑस्मोसिस के लिए। समझ में आया भाई? बात समझ में? डिफ्यूजन बस इतना ही होता है, डिफ्यूजन में और कुछ पढ़ना नहीं है। डिफ्यूजन में दो तीन बातें याद रखनी है कि डिफ्यूजन फ्लूइड के लिए होता है। सब्सटेंस कौन सा? तो फ्लूइड। अगर उसको बात करें कहां से कहां, तो हाई टू लो। अच्छा, हाई टू लो में पैसिव या एक्टिव? हाई टू लो जब भी कोई फ्लो करता है तो वो कहलाता है पैसिव प्रोसेस। कल हम पढ़ा रहे थे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मैंने बता दिया था कि न्यूक्लियस डबल बॉन्ड, क्या हुआ? हाँ, फ्लैश ऑफ कर दो। हाँ, कल हो रहा था, मैंने देखा था। ठीक है, रिफ्लेक्शन वहां से आ रहा है, थोड़ा रिफ्लेक्शन वहां से आ रहा है, इसके से क्वालिटी आएगा। हाँ हेलो, मैं न्यूक्लियस पढ़ा रहा था। न्यूक्लियस में पहली 3 लाइन मैंने बड़े अच्छे से डिफाइन कर दी थी। न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले कौन साइंटिस्ट हैं? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके दूसरी बात है न्यूक्लियस कितने मेम्ब्रेन का है, कितने वॉल का है? दो लेयर का है, 2 वॉल का है। और न्यूक्लियस को ही हम लोग ब्रेन ऑफ सेल कह सकते हैं, यानी सेंटर ऑफ द सेल कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ सेल में जो भी काम होगा वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है एक तरह से। और न्यूक्लियस के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस क्या स्टोर करता है? जेनेटिक मटेरियल। कहते हैं कि न्यूक्लियस क्या स्टोर करता है? न्यूक्लियस स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल को। अच्छा, ये न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल, भाई जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? अगर मैं जेनेटिक मटेरियल की पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे या सिर्फ अभी जो आपकी किताब में वही पढ़ोगे? पूरी हिस्ट्री पढ़ो, जेनेटिक पूरा डिटेल में जाके आपके लेवल तक ही रखूंगा, लेकिन बात थोड़ी सी डिटेल में करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ। बहुत पहले जब ये दुनिया बन रही थी, तब उस वक्त कुछ
जेनेटिक मटेरियल बने होंगे। भाई जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल कुछ भी नहीं होते हैं, जस्ट एक ऐसा समझिए कि एक ऐसा पोर्शन है सेल का, एक ऐसा पोर्शन है न्यूक्लियस का जो उस बॉडी के या उस सेल के फीचर्स को अपने अंदर रखता है। समझ में? जैसे आपका रंग सांवला होगा या आपका रंग गोरा होगा, या आपके हाथ में किसी को देखा हो 5 उंगली है, या किसी को 6 उंगली है। आपने किसी को देखा होगा किसी के कान थोड़े से आगे की तरफ झुके होते हैं, किसी की नाक थोड़ी सी चिपटी होती है। ये सारे फीचर्स हैं बॉडी के। ये सारे फीचर्स की इंफॉर्मेशन बॉडी को कहां से मिलती है? वो सेल के न्यूक्लियस से मिलती है। तो वो बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन वही होता है। समझ में? वो पेरेंट से लेकर ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे तक जाता है। तो वो कैसे हुआ था? सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल पढ़ने से पहले हमें 2 चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एक होता है RNA, एक होता है DNA। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। शायद न्यूक्लिक की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, आप देख लीजिएगा। वैसे मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी ना ज़्यादा ही ख़राब है। न्यूक्लिक यही है शायद, पता नहीं। और राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली ये 2 तरह का अपने पास जेनेटिक मटेरियल होता है। एक होता है RNA, एक होता है DNA। अगर मैं RNA का फुल फॉर्म बताऊं तो वो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जस्ट फर्क क्या है? तो फर्क सर इतना सा है कि इसमें है डीऑक्सी, इसमें है डीऑक्सी, और इसके अंदर कोई डीऑक्सी नाम की चीज नहीं है। जो यहां लिखा हुआ है वही यहीं भी लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर डीऑक्सी है। यानी कि डी मतलब होता है एक माइनस कर दीजिए, कौन सा चीज? ऑक्सीजन। यानी इसके अंदर एक ऑक्सीजन माइनस होता है। वो डिटेल आपको 12th क्लास में बढ़िया पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझिए, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में? बेसिकली जब ये दुनिया बन रही थी तो RNA को कहा गया ये लेस स्टेबल था, इसलिए ये बेसिकली लेस स्टेबल था। लेकिन जब ये दुनिया बन रही थी तो उस वक्त साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे RNA पहला जेनेटिक मटेरियल बना होगा। पहला जेनेटिक मटेरियल क्या बना होगा? RNA बना होगा। यानी कि अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जीन को स्टोर करता है, वो कौन बना होगा? RNA बना होगा। क्या बना होगा? RNA बना होगा। लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं थी। बेसिकली क्या हुआ कि RNA जो था वो स्टेबल नहीं था। RNA कैसा था? लेस स्टेबल था, जबकि DNA जो था वो ज्यादा स्टेबल था। DNA क्या था? वो ज्यादा स्टेबल था, ये मोर स्टेबल था। DNA क्या था? मोर स्टेबल था। RNA लेस स्टेबल था, DNA मोर स्टेबल था। इसलिए जो साइंटिस्ट ने अपना एक अजम्पशन बनाया कि RNA वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, वो किसी हद तक तो सच था कि हाँ ठीक है ऐसा ही हुआ। लेकिन इसके लेस स्टेबल होने की वजह से ये RNA कन्वर्ट हो गया किसमें? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी DNA के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो गया? DNA के अंदर। तो भाई RNA आज के दौर में क्या कहलाता है? RNA इज नथिंग बट it carry information फॉरवर्ड। ये आगे की तरफ इंफॉर्मेशन को बढ़ाता है। ये बेसिकली आपने डाकिया देखा? डाकिया क्या करता है? एक जगह खत लेता है, दूसरी जगह पहुंचाता है, वहां का खत लेके दूसरी जगह वापस इस जगह आता है। तो RNA का काम वही है। RNA जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जो भी बात इंफॉर्मेशन है, जो भी बात है, उसको आगे फॉरवर्ड करता है। क्या करता है? आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। लेकिन ये क्या करता है? ये स्टोर करता है। ये स्टोर जेनेटिक इन्फो, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करता है। 2 बातें हैं अपने पास, RNA और DNA दोनों अलग अलग, दोनों जेनेटिक मटेरियल है। हाँ दोनों जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन एक है डाकिया और एक है डाक। आपने देखा है पोस्टमैन को देखा है और पोस्ट ऑफिस देखा है। पोस्ट ऑफिस में डाक रखा रहता है, वो पोस्ट जो आपने भेजते हैं वो रखा रहता है वहां पे। लेकिन उस पोस्टमैन का काम होता है उस एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाना उस सामान को, या एक पोस्ट ऑफिस से उस आदमी तक जिसका वो खत है वहां तक पहुंचाना। यही काम होता है पोस्टमैन का। तो यही RNA जो है वो कैरी फॉरवर्ड करता है किसको? इंफॉर्मेशन को। लेकिन जब उसको स्टोर करने की बात होती है, ठीक है आपने एक यहां से वहां कैरी फॉरवर्ड कर दिया इंफॉर्मेशन को कि हाँ इस प्रोटीन का काम है, यहां आप इस तरीके से इसको प्रोटीन को बनाएंगे और इस तरीके से अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ए हेलो क्या कर रहा है रे? बस ना कर देता
कैरी फॉरवर्ड करता है अपनी इंफॉर्मेशन को, और प्रोटीन बताता है कि हाँ ये प्रोटीन यहाँ पर एक्सप्रेस होगी और ऐसा रंग होगा पेरेंट्स के बच्चे का। कोई मतलब नहीं है इससे बेसिकली। अब ये है आरएनए, लेकिन दूसरा क्या है डीएनए। डीएनए क्या है कि अब वो उसने पहुंचा दिया वहां पे कि हाँ आपको कैसा सांवला कलर का बच्चा होगा आपका, या जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी, ये ड्वार्फ होगा या फिर बहुत लंबा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी वो पहुंचा दिया। अब वो उस बच्चे के बॉडी में, अब वो उस बच्चे के सेल के बॉडी में, सेल के न्यूक्लियस में ये स्टोर जो होगी ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कि आपको कैसा बनना है, ड्वार्फ बनना है या आपको टॉल बनना है, या आपका हाथ में 5 उंगली होगी या 6 उंगली होगी, ये जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी आरएनए ने वो अब स्टोर होगी डीएनए के फॉर्म में। किस फॉर्म में होगी? डीएनए के फॉर्म में। समझ गए? अब अगर अब इस ऑफ स्प्रिंग, जो आज ऑफ स्प्रिंग बना है वो कल को पेरेंट्स बनेगा या जो उसकी आगे जनरेशन बढ़ेगी, तो अब उसकी इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करने के लिए फिर डीएनए आरएनए रिस्पॉन्सिबल होगा, फिर उसके ऑफ स्प्रिंग में जाकर के वो स्टोर किस फॉर्म में होगी? डीएनए के फॉर्म में होगी। तो यानी कि अपने पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने वाला आरएनए है, उसको स्टोर करने वाला कौन है? डीएनए। समझ में? डीएनए। तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर यही डीएनए स्टोर होता है, यही डीएनए स्टोर होता है। क्या सर आरएनए होता है? हाँ होता है आरएनए, क्योंकि आरएनए तो कैरी फॉरवर्ड करेगा इंफॉर्मेशन को, तो उसका होना जरूरी है। क्या डीएनए और आरएनए दोनों होता है न्यूक्लियस में? हाँ दोनों होता है न्यूक्लियस में। तो मेनली कौन होता है? डीएनए मेनली होता है। डीएनए क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, आरएनए क्या करता है? उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। समझ में आया? अच्छा, डीएनए बेसिकली अपना डीएनए के जैसा नहीं होता, डीएनए किसी और फॉर्म में होता है, वो फॉर्म अभी पढ़ना है, पहले इस दोनों को नोट कर लीजिए। फाड़ ले कॉपी का हो, नोट्स तो दूसरा बने, कॉपी नहीं है। कॉपी है कॉपी? आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो हेलो, फर्स्ट क्लास है, आज से पहले देखा नहीं भाई इनको, फर्स्ट क्लास इनकी है तो अच्छा, मतलब काफ़ी दिन बाद आए हैं आप, ये कहने का मतलब है। थोड़ा बोलते कम हो भाई। हेलो हेलो हेलो, क्या नाम हुआ आपका? अरे बोलना। साद। साद। अच्छा, बहुत दिन बाद आए हो क्या यहाँ पे? तबीयत खराब थी? भाई बहुत ज़्यादा ही शर्मीला लड़का है यार, इतना नहीं होना चाहिए। चलो खैर कोई बात नहीं। कौन सी क्लास में हो? एक तो यहाँ 8th के बच्चे 9th की चीज़ें पढ़ते हैं भाई, यही देख के हमारा दिमाग खराब हुआ जा रहा है यार, ऐसा भी होता है यार। लिख लो जल्दी लिखो। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है डीएनए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करता है आरएनए। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके लेवल पे फुल फॉर्म और ये 2 बातें जरूर पूछ सकता है। ये लेस स्टेबल और मोर स्टेबल की बातें आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि ये ज़्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट आपके लिए, लेकिन ये पहला पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट ये काफ़ी पूछेगा, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है आपके लिए। हेलो, लिख लिया? लास्ट बेंच, लास्ट चेयर, सॉरी, लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। यानी कि मैं एक बात कह सकता हूं कि जितने भी, हेलो एक्सक्यूज मी ब्रदर, ब्रदर
व्हाट आर यू डूइंग, काहे बात कर रहे हो यार, ध्यान दो। हाँ, यानी कि अगर मैं बात करूँ दो बातें, मैंने डीएनए बोला, मैंने आरएनए बोला, दोनों के नाम के आखिरी में न्यूक्लिक एसिड वर्ड आ रहा था। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कैसा होता है, वो आपको अभी नहीं जानना है। सिर्फ एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो सब के सब बेसिकली न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। यानी कि अपने एक नोट लिखेंगे, मार्केट में 1000 रुपए का नोट बंद हो गया शायद, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी चलता है। यह 1000 रुपए का नोट हमारे यहाँ चलता है। मैं अलग, मेरी अलग सरकार है, मेरा चलता है नोट। ऑल टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल आर बेसिकली न्यूक्लिक एसिड। यानी कि जितने भी तरह के अपने पास जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। ठीक है, वो सब का न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, अच्छा इसको एसिड ही क्यों बोलते हैं, बेस क्यों नहीं बोल देते हैं, ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर किसी काम की नहीं है। हाँ, अगर आप बोलिएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई मुझे इशू नहीं है, ऐसा नहीं पढ़ा दे। सिलेबस से बाहर हो जाएगा तो नहीं है, आपके सिलेबस से किसी काम का नहीं है, समझे, कहीं नहीं पूछेगा। ये लाइन ही मैंने सिलेबस के बाहर जाके स्कूल में पढ़ाया गया है, एक दो लाइन लिखाया गया भाई सिलेबस के बाहर, यही लाइन से सिलेबस के बाहर है। ये लाइन सिलेबस के बारे में जबरदस्ती ये। अब एक मिनट, अगर 100 आदमी पढ़ा देगा तो हम भी पढ़ा देंगे, भेड़ चाल चलेंगे, ये गलत वाला काम नहीं करेंगे भाई। अब जितना एफर्ट हम यहाँ पे लगाएंगे और दूसरी जगह हम दूसरी चीज पढ़ा देंगे, कोई काम की नहीं। अगर पढ़ाया गया तो उसको एक डब्बे में बंद करके वहीं पे टेप मार देना है, एकदम किसी काम का नहीं। ये लाइन ही आउट ऑफ द बॉक्स है, आपके लेवल से आउट ऑफ द बॉक्स ये लाइन ही है। आपके लेवल से आउट ऑफ द बॉक्स ये भी लाइन है, ये भी लाइन आउट ऑफ द बॉक्स है आपके लेवल से। पढ़ना ही नहीं है इसको, लेकिन मैंने लिखा है ऐसे, मैं भी पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं। ऐसा नहीं कि मैं आउट ऑफ द सिलेबस नहीं पढ़ाता, पढ़ाता हूँ, लेकिन एक लेवल तक भैया, एक जहाँ तक बच्चा डाइजेस्ट कर सकता है। अब इसको पढ़ने के चक्कर में भूल ही जाएगा कि डीएनए कितना लेयर ऑफ मेम्ब्रेन था। ये याद रखना ज़्यादा जरूरी है, ना कि ये याद रखना जरूरी है कि ऑल जेनेटिक मटेरियल मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी किसी काम का नहीं है। चैप्टर खत्म होने के बाद मैं पढ़ा दूंगा। सुनिए, देखिए एक बात याद रखिएगा कि अपना डीएनए जो है, ह्यूमन बॉडी के डीएनए की बात कर रहा हूँ मैं किसी के डीएनए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ह्यूमन बॉडी के डीएनए की बात कर रहा हूँ। डीएनए ऑफ ह्यूमन is approx 2.2 meter in length। गलत हो गई, ये पढ़ा है तो ये भी एनसीईआरटी के आपके बाहर, सबर करो, सब मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उतना ही जितनी लेवल पे। डीएनए सिर्फ ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, क्या बाकी के भी पढ़ना है? हाँ पढ़ना है, 12th क्लास में सब पढ़ना है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ ह्यूमन की चर्चा करेंगे। ह्यूमन का डीएनए जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली, नॉट डायरेक्ट, नॉट पूरा एग्जैक्ट, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर का, अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर का लंबा होता है। अब मैं एक बात को थोड़ा सा सोचो जरा, एक तो सेल जो है, अपना सेल, अपना पूरा सेल, इस सेल की साइज माइक्रोमीटर में होती है। इस सेल की साइज माइक्रोमीटर में होती है। क्या सेल दिखता है तुम्हें? अरे आंख से सेल दिखता होगा, अरे हार्ट दिखता है तो हार्ट का सेल नहीं दिखता होगा, यहाँ टिश्यू तो दिखता नहीं है ठीक से, नंगे से आंखों से तो दिख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर जाके सेल देखना पड़ेगा। अब माइक्रोस्कोप से जब सेल देखना पड़ रहा है तो अब बताओ, न्यूक्लियस तो उससे भी छोटा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो इसके अंदर है ना। अरे बताओ मेरे भाई, अरे बोलो ना मेरे भाई, न्यूक्लियस तो सेल से भी छोटा होगा, क्योंकि अगर माइक्रोमीटर में आपका सेल है, यानी 10⁻⁻⁶ मीटर का आपका क्या है, सेल ही है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे भी छोटा आपका न्यूक्लियस का साइज होगा। अरे जब उतना छोटा न्यूक्लियस है तो 2 मीटर का सामान कैसे अंदर डाल दे रहे हो? इसके लिए एक बहुत अलग तरह की प्रोटीन आती है, उससे उसमें अरेंज करके रखा जाता है। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी घर पे बिस्तर फोल्ड करके रखा है? अरे बिस्तर फोल्ड किया होगा ना, तब बेड से उठते हो तो पूरा एकदम बिखरा रहता है। अगर चादर को पूरा फैला देते हैं तो पूरे बेड पे चला जाता है, वो ब्लैंकेट होती है पतली वाली। नहीं लिखे थे भाई, क्या तुम यार नेपाल आदमी हो क्या? अच्छा बात सुनने लगे थे, वाह क्या जबरदस्त, ऐसा अच्छा थोड़ा सा और सुन ले भाई, थोड़ा सा और सुन ले भाई। फिर तो मैं कह रहा हूँ कि डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर है, और डीएनए
इस किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस की साइज तो सेल से भी छोटी होगी, सेल ही माइक्रोमीटर लेंथ का है, तो जब सेल ही माइक्रोमीटर लेंथ का है तो डीएनए तो उससे भी छोटा होगा। अब उतने छोटे सेल में न्यूक्लियस, इतने छोटे न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए कैसे फिट करेंगे? तो इसका एग्जांपल इस तरह है कि आप किसी बेड पे अगर ब्लैंकेट को फैला देते हैं तो वो पूरे ब्लैंकेट पूरा बिस्तर पे रहता है, समझे? उसी को अगर हम रैप कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं तो किसी कोने में हट जाता है। क्या उस ब्लैंकेट की लेंथ कम हो गई? क्या उसकी विड्थ कम हो गई? क्या उसका साइज, उसका वेट कम हो गया? क्या उसको खुला अगर मान लीजिए तराजू पे तौलेंगे 5 किलो निकला तो क्या उसको फोल्ड करने का 7 किलो हो जाएगा या 2 किलो हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, सब बराबर होगा, बस उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। समझ में? इसको डिटेल में पढ़ेंगे, चलिए तो नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट। ये पूरी स्लाइड आउट ऑफ एनसीईआरटी है, अगर किसी को छोड़ना है बिल्कुल छोड़ सकता है, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। हाँ एकदम एलसी साहब वाली बुक में एकदम लिखा हुआ है, भारतीय भवन वाले में पूरा लिखा हुआ है, भारतीय भवन वाले में पूरी बात लिखी हुई है, इसीलिए तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया गया है, क्योंकि भारतीय भवन तुम्हारी स्कूल फॉलो करती है ना, डॉन बॉस्को जैसा तुम्हारा, इसीलिए वो स्कूल फॉलो करती है। अब जब वो फॉलो करती है तो पढ़ाएगी वो, लेकिन हम तो एनसीईआरटी फॉलो करेंगे भाई, क्योंकि बिहार बोर्ड हो, आईसीएससी हो या अपना सीबीएसई हो, सब एनसीईआरटी से सवाल पूछता है। जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है वो सवाल आता ही नहीं, और अगर आ गया ना तो 90% बच्चे छोड़ के आएंगे, तो उनमें तुम भी रहोगे। छोड़ो, टॉपर तो बनना नहीं है अपने को, क्या अगर टॉपर बनना होता तो ऐसी हालत तो ना होती कि बार बार पूछना पड़ रहा है कि डिफ्यूजन एक्टिव है कि पैसिव। हाँ हेलो, लिख लिया। चलिए आइए, मैं बता रहा था कि किस तरीके से उसको चादर को फोल्ड कर दिया गया कि उसका सरफेस एरिया कम हो गया। बायो में जब भी सरफेस एरिया जब भी लेंथ को घटाना होता है तो उसको हम लोग फोल्ड कर देते हैं, और फोल्ड करने से किसी भी चीज को फोल्ड करने से बायो में 2 काम होता है। पहला काम, उसका एरिया कम हो जाता है, उसका एरिया नहीं, उसका लेंथ कम हो जाता है, लेंथ कम हो जाता है, और दूसरा उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। आज के बाद बायो में कभी भी मैं बोलूंगा सरफेस एरिया बढ़ाना, एक ही बात बोलना फोल्ड कर दीजिए। जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ में अगर सरफेस एरिया बढ़ाना है क्या बोलेंगे? फोल्ड कर दीजिए। जो भी चीज़ में सरफेस एरिया बढ़ाना है फोल्ड कर दीजिए, उसके लेंथ को घटाना है फोल्ड कर दीजिए। दोनों काम करने में हम फोल्डिंग करते हैं। क्या करते हैं? फोल्डिंग, मतलब उसको समेट के अच्छे से रखते हैं। समझ में आए? अब डीएनए कितना बड़ा है? 2.2 मीटर का है। अपना न्यूक्लियस बहुत छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अपना सेल जो है वो माइक्रोमीटर लेंथ का है, और उससे भी छोटा, यानी कि एंगस्ट्रॉम वगैरह के आसपास, नैनोमीटर के आसपास अपना न्यूक्लियस चला जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये अपना डीएनए है, ये अपना डीएनए। अब ये डीएनए जो होगा, अब ये डीएनए होगा थोड़ा और इस तरीके से कंडेंस होगा। ये पूरा क्या है? ये पूरा डीएनए है, ये पूरा डीएनए है, ये पूरा क्या है? डीएनए है। मान लीजिए ये 2.2 मीटर का है। भाई एक मिनट, ये मिस नहीं रहा थे। ये क्या है? डीएनए है, ये 2.2 मीटर का है, ये 2.2 मीटर का है। अगर न्यूक्लियस की बात करो तो न्यूक्लियस बहुत छोटा है। अब इसके अंदर इसको हटाना है, फिट करना है, बहुत सारी चीजें लगेंगी इसके अंदर। उसके अंदर जो सबसे पहले एक चीज लगती है वो होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज नथिंग बट प्रोटीन। क्रोमैटिन इज नथिंग बट प्रोटीन। प्रोटीन की स्पेलिंग आई पहले होगा, ई आई होता है पक्का? पक्का ना? लिख दूं? भाई मुझे नहीं पता, गलत, मुझे गलत लग रहा है, मुझे देखने में गलत लग रहा है। आई होता है, ई आई होता है? पक्का ना? सही है ना? चलो ठीक। क्रोमैटिन बेसिकली एक प्रोटीन है, और कैसी प्रोटीन है? ये बेसिक प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? बेसिक इन नेचर। TIN है। पीट दूंगा मैं, आके सीधे बेंच पे आऊंगा, सीधे थपड़ मारूंगा। मैं बोल रहा हूँ, अरे देख के फील आ जाता है भाई, गलत लिखते हो देख के फील आ जाता है कि गलत है, इसलिए मैं बोल कैसे पाता हूँ कि इसको देख लेना, क्योंकि हमको देख के पता चलता है कि गलत लिखा हुआ है। अच्छा बच्चा हो गया, ऐसे करेगा। ये कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है ये प्रोटीन? क्रोमैटिन प्रोटीन जो होती है वो कैसी नेचर की होती है? बेसिक। अच्छा, बेसिक और एसिडिक जानते हैं? एसिड बेस, जो खट्टा होता है उसको एसिड कहते हैं, जो खट्टा नहीं होता है बेसिकली उसको बेसिक कहते हैं। ऐसा बस 8th क्लास में पढ़ाया जाता है। जो H+ देता है उसको एसिड कहते हैं, जो OH- देता है वो बेस होता है। ये आपको पूरा एक चैप्टर है अपने को पढ़ने का। तो ये क्रोमैटिन जो प्रोटीन है वो कैसी है? बेसिक इन नेचर है। कैसी है? बेसिक इन नेचर है। अपना ये डीएनए जो है ना, ये एसिडिक इन नेचर है। कैसा है ये? एसिडिक इन नेचर। डीएनए कैसा है? एसिडिक इन नेचर। और अपना जो क्रोमैटिन प्रोटीन है ये कैसा है?
बेसिक इन नेचर। अब क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। अब वो कैसे जोड़ते हैं भाई, इस तरीके से जोड़ते हैं कि ये अपना डीएनए और क्रोमैटिन प्रोटीन इस तरीके की एक बॉल होती है, इस तरीके की एक बॉल होती है, इसके ऊपर इस तरीके से लपेटा जाता है। समझा? अरे बोलो मेरे पास। क्रोमैटिन एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें 8 यूनिट होती है, ऑक्टामर होता है, उससे कुछ नहीं मतलब देखो अगर पढ़ाया गया तो भाई प्लीज छोड़ देना। क्रोमैटिन एक प्रोटीन होती है जो बेसिक प्रोटीन होती है। बेसिक मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बेसिक है, पढ़ते ना बेसिक से पढ़ाइएगा सर, वो वाला बेसिक नहीं, ये बेसिक मतलब ये बेस है। कैसा, ये बेस है। और डीएनए कैसा होता है, एसिडिक, मतलब वो एसिड होता है उसके अंदर, ठीक है। अब एसिड और बेस हमेशा एक दूसरे को पसंद करते हैं। एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आपस में रिएक्शन करके पानी निकाल देते हैं। अरे होता है ना, तो एसिड एसिड से मिलेगा नहीं, लेकिन एसिड बेस को जब करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और बहुत फास्ट होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। तो जब एसिड और बेस आपस में आया तो ये जो है इस क्रोमैटिन के साथ इस तरीके से ओवरलैप होता है, और ओवरलैप होने के बाद जो देखा हमने कि पहले ये इस तरीके का था मुड़ा हुआ, वो और ज्यादा कंडेंस होने लगता है धीरे धीरे, और ज्यादा देखो यहाँ पे थोड़ा खुला है, धीरे धीरे और कंडेंस मतलब और ज्यादा चिपकता चला जाता है। और इसके बीच में वही था, कौन था इसके बीच में, वही था, कौन था रे, क्रोमैटिन प्रोटीन था। क्रोमैटिन प्रोटीन के ऊपर वो बहुत ज्यादा ओवरलैप होता जाता है, और बहुत ज्यादा होते होते वो और ज्यादा कंडेंस होते एक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। एक्स कर अल्फाबेट एक्स जानते हो, इस एक्स के शेप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसी को कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसको, क्रोमोसोम। बेसिकली कुछ भी नहीं था, एक जमाने में ये डीएनए हुआ करता था। इस डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर थी, जो एक एसिडिक नेचर का सब्सटेंस हुआ करता था। अब वो क्रोमैटिन को देखा, क्रोमैटिन बोला हम प्रोटीन है, कैसे हैं, बेसिक है। एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आपस में रिएक्शन कर लिया, और रिएक्शन करके इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते गए, और इतने हाईली कंडेंस हो गए, इतने ज्यादा हाईली कंडेंस हो गए कि एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन के आया, और इस एक्स शेप के स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। तो अब बताओ मुझे कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में नंगा पड़ा रहता है या क्रोमोसोम के फॉर्म में पड़ा रहता है, वो क्रोमोसोम के फॉर्म में पड़ा रहता है। समझ आया? डीएनए 2.2 मीटर का था, उसको हमने फोल्ड कर दिया, किसके ऊपर, क्रोमैटिन प्रोटीन के ऊपर, जो एक बेसिक प्रोटीन हुआ करती थी, उसके ऊपर मैंने रैप कर दिया। अच्छा, इजीली रैप क्यों हो गया, क्योंकि डीएनए एसिड था, क्रोमैटिन बेस था, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, और इस तरीके से रिएक्शन नहीं किया मतलब एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए, और इस तरीके से उसने एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाया, और एक्स शेप स्ट्रक्चर बना करके उस स्ट्रक्चर का नाम दिया हमने क्रोमोसोम। क्या नाम दिया, क्रोमोसोम। अच्छा, तो क्रोमोसोम डीएनए जो है वो डीएनए न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के फॉर्म में स्टोर होता है, ना कि डीएनए अपने ओरिजिनल फॉर्म में। समझ में आया, समझ में आया मेरे भाई? डीएनए अपने ओरिजिनल फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, डीएनए हमेशा क्रोमोसोम के फॉर्म में स्टोर होता है। किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अब जब मान लीजिए कि अब ये सेल कभी डिवाइड भी करेगा, आपको पढ़ा है सेल डिवीजन पढ़ाया जाएगा, तो उसमें बेसिकली सेल कभी डिवाइड भी करता है। तो सेल डिवीजन में क्या होता है कि जैसे ही ये अपना क्रोमोसोम है, ये एक्स शेप का क्रोमोसोम है, ये एक्स शेप के क्रोमोसोम के अंदर तो डीएनए है। अब ये जब सेल डिवाइड करेगा तो ये क्रोमोसोम डिवाइड नहीं करता है, ये क्रोमोसोम डिवाइड नहीं करता है, क्रोमोसोम डिवाइड नहीं करता है, क्रोमोसोम कभी डिवाइड नहीं करता है। जैसे हमने देखा पीछे के साइड क्या कर रहे थे कि डीएनए उस क्रोमैटिन पे लोड होकर के एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बना रहा था, ये आगे का प्रोसेस हुआ, और जैसे ही हम लोग इसको डिवाइड करने की बात बोलेंगे तो क्रोमोसोम वापस से खुलने लगेगा, और जितना खुलेगा उसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको रैप करके छोड़ देंगे, फिर थोड़ा खोलेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको रैप करके छोड़ देंगे। समझ में बात? ये चीज़ डिटेल में मैं माइटोसिस और मियोसिस जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, लेकिन अभी जब क्रोमोसोम की चर्चा चल रही है तो बात समझ लो कि कभी भी जब डिवीजन हो रहा होता है ना सेल का, तो उसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। अब जैसे मान लो कि अब एक सेल से 2 सेल बनाना है, तो एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है ना, तो दूसरे सेल में भी तो दूसरा न्यूक्लियस होना चाहिए ना, यानी कि एक न्यूक्लियस 2 बनेगा ना, तो उसको डिवाइड करेंगे ना, तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो जब घर का बंटवारा होगा तो सामान का भी तो बंटवारा होगा। अरे बोलो ना मेरे भाई, एक सेल जब एक घर रहता है, जब 2 बनता है, बीच में दीवार पड़ती है, तो इवन के लोटा तक बढ़ जाता है। अरे बोल, थाली तक काट दी जाती है। तो ये बहुत भयानक टाइप का, भयानक लेवल का बंटवारा होता है ना। लिटरली बता लो, थाली अगर 12 तो 6 को 6 अंदर ऐसे वाला से, ये सेल में यही चलता है। सेल बोलता है अगर तुम सेल को डिवाइड करने आओगे, न्यूक्लियस को भी डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस को लिया छुरी से काट दिया तो 2 भाग कर दिया, नहीं,
वो बोलेगा हमारे जैसा एक और न्यूक्लियस बनाइए। तो जब हमारे जैसा एक और न्यूक्लियस बनाएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर जो सामान है उसको भी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्रोमोसोम को वो करना पड़ेगा, रेप्लिकेट नहीं, जीरोक्स मशीन में डाल करके जीरोक्स तैयार करना पड़ेगा। तो उसमें क्रोमोसोम का जीरोक्स नहीं निकलता है, उसमें क्रोमोसोम को हम लोग पहले थोड़ा सा खोलते हैं, खोल करके फिर उसका वो कर लेते हैं, जीरोक्स बना लेते हैं, फिर उसको बंद करके रख देते हैं, फिर थोड़ा सा खोलते हैं, फिर उसको जीरोक्स बना लेते हैं, फिर बंद करके छोड़ देते हैं। क्योंकि 2.2 मीटर का है ना, अगर एक साथ खोल दिया तो न्यूक्लियस फट नहीं जाएगा। अरे बोल रहा भाई, थोड़ा सा खोला जीरोक्स बनाया फिर लपेट दिया, थोड़ा सा खोला फिर जीरोक्स बनाया फिर लपेट दिया। समझ में आया? अरे बोल रहा भाई समझ में आया? तो यानी कि ये डिवाइड इस तरीके से करता है। तो बेसिकली ये जो क्रोमोसोम है, यही क्रोमोसोम जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है। स्टोर से ज्यादा अच्छा मैं लिख सकता हूं प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अच्छा, डीएनए अपने ओरिजिनल फॉर्म में स्टोर प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में, या क्रोमोसोम के फॉर्म में? क्रोमोसोम के फॉर्म में। अच्छा, क्रोमोसोम अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 46। 46। इसको अगर मैं पेयर में बताऊं तो कितने पेयर बनेंगे? 23 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 23 पेयर बनेंगे। अगर इसको लिखेंगे तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है, 23 वाई, सबर कर लो भाई। क्या होता है? 46 क्रोमोसोम कितना पेयर बनेगा? कितना पेयर बनेगा? 23 पेयर बनेगा। ठीक है, 23 पेयर बनेगा, 23 पेयर है। रुक जा भाई, हेलो हेलो, एक्स और वाई, रुक जा, बहुत एक्स की याद आ रही तुमको। हाँ, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम, उसको आधे हमेशा पेयर में, क्यों पेयर में क्यों याद करते हैं? क्योंकि जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो मोस्टली पेयर में रहते हैं। ठीक है, अगर क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम हमेशा एक्स शेप का होता है। क्या ये जरूरी है? जरूरी नहीं है, वो इस तरीके का दिखता है। बेसिकली ये ऐसा दिखता है, हमें जब भी डिवाइड करने वाला सेल देखते हैं ना, वो ऐसा ही दिखता है। तो इसमें दो चीज होती है, एक ये जो सिर्फ एक ये है, सिर्फ एक इसकी बात करूं तो इसको कहते हैं क्रोमैटिड। क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। क्या कहते हैं इसको? क्रोमैटिड। अच्छा, यानी कि एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड होता है? एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड होता है? अरे बोलो मेरे भाई, एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड होता है? 2 क्रोमैटिड होता है, 4 नहीं होता है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्रोमोसोम के बारे में, थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे। क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे। अगर मैं इसको एक्स शेप का बनाऊं, अगर मैं इसको एक्स शेप का बनाऊं या थोड़ा सा अच्छा बनाऊं, इसको अच्छा बनाते हैं, इसको थोड़ा सा, इसका ये वाला पार्ट जहां पर ये एक दूसरे से मिला हुआ है, इस पार्ट का नाम होता है सेंट्रोमियर। क्या नाम होता है? सेंट्रोमियर। इसका नाम क्या होता है? सेंट्रोमियर। अच्छा, ये जो एक लेग है इसका, या इसको एक हैंड, जो भी कह सकते हो, इसका एक पार्ट, एक फॉर्म, इसको कहते हैं क्रोमैटिड। क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। समझ में? अब बेसिकली ये कैसे बना है? ये जस्ट मान लो ये मेरा एक हाथ, एक क्रोमैटिड, ये एक क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड, और दोनों एक दूसरे में क्रॉस हो गया है और इस तरीके से बनता है। और बीच में जहां पे जुड़ा है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। अभी कभी ऐसा नहीं होता है कि इतना बड़ा कोई क्रोमैटिड आया, फिर इतना बड़ा क्रोमैटिड, वो दोनों को जोड़ के ऐसे और फिर इतना मिला के ऐसे, तो बोल दो कि 4 क्रोमैटिड। नहीं, उसमें 2 ही क्रोमैटिड होता है। एक क्रोमोसोम में 2 ही क्रोमैटिड होता है। वो किस तरह? वो इस तरह कि मान लो एक ये, सुनो, ये एक है। अरे ये रोटेट नहीं होता है क्या भाई? क्या है मतलब, कितना बुरा हाल है, हाथ से बनाना पड़ेगा। चलो देखो, ये एक है, ये एक क्रोमैटिड है। क्या ये? एक क्रोमैटिड है। दूसरा क्रोमैटिड ये रहा, जहां पे अटैच हुआ दोनों, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। अच्छा, ये एक क्या है? क्रोमैटिड। आपके दिमाग में मे भी आ सकता है कि एक ये क्रोमैटिड हुआ सर दूसरा क्रोमैटिड ये रहा, सर तीसरा क्रोमैटिड ये रहा, और लीजिए सर चौथा क्रोमैटिड ये रहा। अरे भाई क्या हो गया? ओह, अंडो कर दो भाई। अरे सब्र कर ले, सब आता है अपने को, सब्र कर, सब आता है अपने को। देख, ऐसा क्रोमोसोम नहीं होता है, क्रोमोसोम ऐसा होता है। कितना क्रोमैटिड इसके अंदर दिख रहा है? 4। असल में कितना होता है? समझ में आया? जहां पे दोनों क्रोमैटिड अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। समझ में आया? अच्छा, कितने क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम के अंदर? 2, यानी पेयर ऑफ क्रोमैटिड इज प्रेजेंट इन अ सिंगल क्रोमोसोम। ये बात सही है गलत? पेयर होता है। अगर बोल दे 2 पेयर ऑफ क्रोमैटिड इज प्रेजेंट इन अ सिंगल क्रोमोसोम, बात गलत हो जाएगी। सिंगल पेयर होता है, क्योंकि 2 पेयर मतलब 4 क्रोमैटिड हो जाएगी ना। अरे बोलो ना मेरे भाई, सिंगल पेयर मतलब
एक जोड़ा मतलब 2 क्रोमेटिन। तो यानी कि ये हुआ क्रोमोसोम का ओरिजिनल स्ट्रक्चर। समझ में आया? और ज्यादा डिटेल में आगे पढ़ना होता है, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना इसके अलावा। तो समझ में आया? अच्छा, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम के फॉर्म में रहेगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन या डीएनए के फॉर्म में? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के। और जब डिवाइड होगा तो क्या करेगा? क्रोमोसोम थोड़ा अपने आप को खोलेगा और थोड़ा फिर जीरोक्स कॉपी बना लेगा, फिर उसको फोल्ड कर देगा, फिर थोड़ा सा खोलेंगे, उसकी जीरोक्स कॉपी बनाएंगे, फिर फोल्ड कर देंगे। समझ में आया? क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना होता है? 46 यानी 23 पेयर क्रोमोसोम होता है। समझ में आया? बोल बेटा भाई, कहाँ से नहीं लिखा था? यहाँ से नहीं, ये लिख लिया था। अच्छा, ये समझ में आया? वाई मतलब हाउ 2.2 मीटर के लंबा डीएनए एक न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। इसका एक ही रीजन है, फोल्डिंग ऑफ डीएनए। इसका एक रीजन है फोल्डिंग ऑफ डीएनए या रैपिंग ऑफ डीएनए। रैप करते हैं, गिफ्ट बैक रैप किया ना, उस पर रैपिंग ऑफ डीएनए कह सकते हैं। किसके ऊपर? कौन सा प्रोटीन? क्रोमैटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? अच्छा, क्रोमैटिन प्रोटीन कैसा होता है? एसिडिक या बेसिक? बेसिक होता है। कैसा? बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर डीएनए रैप हो जाता है। समझ में आया? यहाँ से लिख लिया था, यहाँ पर सबने लिख लिया था। अगली स्लाइड लिखना है, लिख लीजिए। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। नहीं बनाओगे तो फील कैसे आएगा भाई? क्या हुआ? डीएनए, अरे डीएनए का स्ट्रक्चर मैं पढ़ाया हूँ अभी तक। जब मैं पढ़ा दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है समझ में आ जाएगा। सब्र करना भाई, कोई एक चीज पहले पकड़ना। सब मैं अच्छे से लिख देता हूँ। अरे रुक, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, बहुत प्यारा लिखूंगा मैं। मैं इससे ज्यादा प्यारा नहीं लिख पाऊंगा भाई, क्या बोलूं मैं, बहुत कोशिश की। एसिडिक इन नेचर, व्हाइट बोर्ड पे लिखने की आदत है, इस पे तो हाथ ही भागा जा रहा है आगे आगे भाई। एसिडिक इन नेचर। और क्रोमैटिन कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। ये बातें प्लीज याद रखिएगा। आउट ऑफ द बॉक्स बात है, लेकिन 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 पूछ सकता है, लेकिन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है भाई। ये लोग का कोई ठोआ ठिकाना नहीं। खास के तुम्हारा जो पीटी वगैरह होता है ना, उसमें तो पूछ ही देगा, बोलेगा हमारी किताब में है, एनसीईआरटी से मतलब नहीं है। ये सब पढ़ाया था भाई किस? हाँ, मैं जो मैं पढ़ाऊंगा वही पूछूंगा। और मैं तो कभी बोर्ड की तैयारी नहीं करा था। यस, मैंने तो बहुत शुरू से हल्ला कर रखा है, क्या परेशान है लोग? तो 31 क्या है? सैटरडे है, 31 को ही लूंगा। क्या परेशान है यार, दे देना। मैं गलत बोला हूँ? 31 मुझे लगा संडे है तो मैंने बोल दिया। अब वो संडे नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसको लमड़ा के संडे थोड़ी ना बना दूंगा ना। 31 कर ले। संडे के में कोई आएगा कोई नहीं आएगा, बोलेगा आज संडे है छुट्टी मनाओ, नहीं आएंगे, कल ही होगा, कल ही होगा। क्वेश्चन पेपर यस, मैं अपने से फ्रेम करता हूँ क्वेश्चन भाई। मैं कभी कहीं से कॉपी नहीं करता। हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैं जरूर सवाल उठाता हूँ, सीधा वहां से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। ना उसके ऑप्शन में एडिट करता हूँ, ना उसके क्वेश्चन में। ऑल्ट सी ऑल्ट वी खत्म, सॉरी कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आप किससे करेंगे? आप कैसे करेंगे? आपने पढ़ा नहीं है क्या? तो पढ़ा हो गया तो खत्म ना हो गया कहानी। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैंने बोला है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक अलग से बुक आती है, उसमें क्वेश्चन रहते हैं बस। आगे बढ़े, आगे अगले स्लाइड पे जाओ। ये व्हाइट वाला मैंने क्या बनाया? व्हाइट वाला क्या है? कैसा होता है वो? कैसा होता है? बेस। और डीएनए कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो ये दोनों मिलके एक दूसरे का रैप एक्स लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम कैसा स्ट्रक्चर होता है? एक्स शेप स्ट्रक्चर। कैसा होता है? एक्स शेप स्ट्रक्चर। भाई चुप ना रे लड़का, बहुत इसको वाई याद आ रहा है यार। ऑफ कैमरा कुछ बोलेंगे, सब्र रख। ऐसा बोलेंगे लड़ा देंगे, सब्र करना। वाई भी होता है, सब्र करना मेरे भाई, काहे परेशान है?
मैंने एक्स क्रोमोसोम बोला है क्या? मैंने बोला एक्स शेप स्ट्रक्चर लिखा है मैंने, देखना साफ साफ वहां पे क्रोमोसोम होता है एक्स शेप स्ट्रक्चर। ये हमें तब दिखता है जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, ये हमें तब दिखता है जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। मैं देखा नहीं हूं भाई, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेरे भाई, मैं कहां से देख लूंगा बताओ? मैं थ्योरेटिकल पढ़ाई पढ़ता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंटल नहीं पढ़ता। आपका हो जाए ना भाई, आपका हो जाए ना, जरा पानी बढ़ा दीजिएगा, हो जाए तब। हाँ, वो गलत बताएगा, उससे पूछोगे तो। सही बताया है? तुमको कैसे पता जब तुमको मालूम ही नहीं था कि क्या प्लस एंटी का मानी प्रेजेंट? 100 दफे बताए, वो आया है क्लास में इसलिए पता है, तो उसको पता है, तुम नहीं आए तो फिर कैसे नहीं पता तुमको? रे इसका मतलब सोया हुआ था तुम, कल भी बताया ना, एक बार बताया कल, सोया हुआ बंदा सभी सोया, कल आया था तो फिर सोया हुआ है, पक्का सोया हुआ था 100%। लिख लिया इसको, लिख लिया इसको, कोई बात नहीं। अरे आप पेट में, आप आराम से बैठिए, सिर्फ देखिए, मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं। क्या दे? पानी लोगे? लो दे दो, बुआ भैया को पढ़ा दो, बड़े वाले भैया हैं आपके। हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े बहू। वो बेचारा ऐसी ना लिखना चाह रहा है, तू और उसको पेपर दे रहा है, बस ना कर देता, ज्यादा इनोसेंट मत बन, आजकल भलाई का जमाना नहीं है। लिखो इसको। अच्छा, एक क्रोमोसोम में कितना सेंट्रोमियर? क्या नहीं, क्वेश्चन आधा फ्रेम हुआ, आधा नहीं हुआ, क्योंकि आधा जहां तक पढ़ा चुका था और जिस दिन अनाउंस किया था वहां तक मैंने बना दिया था, आज जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक आएगा पेपर में, तो आधा तो नहीं किया। हाँ हेलो, हाँ आज तक आएगा। हाँ, एक क्रोमोसोम के अंदर, यानी एक क्रोमोसोम जिसमें 2 क्रोमैटिड है, उसके अंदर कितना सेंट्रोमियर, कितना क्रोमैटिड? क्रोमैटिन नहीं, क्रोमैटिड। किसका स्पेलिंग? दोनों तो साफ साफ लिखा हुआ है, CHROMATID, TID, क्रोमैटिड। सेंट्रोमियर भाई मेरे, क्रोमैटिड को क्रोमैटिड ही बोलना, क्रोमैटिन बोलोगे दुनिया बदल जाएगी। मैं बताता हूँ क्रोमैटिन किसे कहते हैं, 1 मिनट रुको। यहाँ पर जो ये है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला फेस, इसको क्रोमैटिन बोलते हैं। ये 2 तरह का होता है, यू क्रोमैटिन, हेटेरो क्रोमैटिन। तो वो एक अलग कहानी बन जाती है, अपने को अलग कहानी नहीं करना है भाई, जो लिखा हुआ है वही लिखना है। क्रोमैटिड है वो, नॉट द क्रोमैटिन। तो पूछ लिया करना, क्रोमैटिड और क्रोमैटिन में जमीन आसमान नहीं, पूरा दुनिया यूनिवर्स का फर्क है। यस, मैं आज जहां पर क्लास खत्म होगी वहां तक आएगा। हाँ नहीं समझ में आया, फिर से बोलो, फिर से बोलो। क्या करो इसको, इसको क्या करो? सेंट्रोमियर क्या होता है ये पूछ रहा। सेंट्रोमियर बीच में मतलब इतना साफ लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है भाई, आँख खराब है, नजदीकी खराब है तुम्हारी। ओ नहीं समझ में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था भाई, क्या तुम सीरियस मत लिया करो। हाँ आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब सुनो, बहुत देर से बेचारा परेशान है, बहुत देर से, कि हमको एक सर्वाइव नहीं मिल रहा है। असल में यहाँ पे पढ़ाना नहीं चाह रहा था, बहुत देर से बोल रहा है बेचारा, हमको मजबूरी है पढ़ाना, एकदम मजबूर हो गए हम, है ना, एकदम परेशान कर दिया हमको। सर पढ़ावे कीजिए, सर पढ़ावे कीजिए, लो पढ़ा देते। देखो बेसिकली क्रोमोसोम जो होता है ना अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितना, हेलो एक्सक्यूज मी ब्रदर, ह्यूमन बॉडी में कितना क्रोमोसोम, कितना पेयर? 23 पेयर। कितना पेयर? अपनी बॉडी में जो भी क्रोमोसोम है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है।
दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ऑटोजोम और एक होता है एलोजोम। एलर्जी नहीं होता भैया, एलोजोम होता है वो। एलोजोम का दूसरा नाम होता है सेक्स क्रोमोसोम। इसका नाम क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। बेसिकली अपना जो ऑटोजोम होता है ये होता है 22 पेयर। अपनी जब पता है तो फिर काहे बोले जा रहा है भाई? तो सब्र कर, आज मार्कर पकड़ ले, आ जाइए भैया, सब्र कर ले थोड़ा। हाँ, क्रोमोसोम लिखने वाली जनता थोड़ा शांत रहेंगी, अपने अंदर के इमोशंस को थोड़ा सा दबा के रखें। मैं लिखने का पूरा समय देता हूँ। अरे टोप, हाँ मैं कह रहा था जो भी क्रोमोसोम होता है वो अपनी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम जिसको 23 पेयर कहते हैं, उसमें से 22 पेयर जो होता है वो ऑटोजोम कहलाता है। क्या कहलाता है? बाकी जो एक पेयर बचा उसको कहते हैं एलोजोम। यानी कि एलोजोम क्या होता है? 1 पेयर क्रोमोसोम होता है। अपनी बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम है 23 पेयर, उसमें से एक पेयर जो होता है उसको कहते हैं एलोजोम या सेक्स क्रोमोसोम, और 22 पेयर जो बचा उसको कहते हैं क्या? ऑटोजोम। समझ में? अब बेसिकली आपकी बॉडी में जो भी फीचर्स हैं, आपकी बॉडी में जो भी फीचर्स हैं, कौन से फीचर्स? फिनोटाइप कभी पढ़ा है? आपकी बॉडी में फिनोटाइप, देखो दो वर्ड होता है, एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप होता है फिनोटाइप उसे कहते हैं जो आंख से दिखता है। फिनोटाइप मतलब जो आपको आंख से दिखता है। आपको मेरे बारे में दिख रहा होगा कि मैं थोड़ा सा बल्कि हूँ, मैं थोड़ा सा गोरा हूँ, मेरा बाल थोड़ा कम हो गया है भाई टेंशन की वजह से। ये सारी चीजें आपको दिखता है कि आप थोड़े से गोरे हैं, वो काला है, आप थोड़े से लंबे हैं, वो, ये सब क्या है? फिनोटाइप है। ये सब क्या है? ये हुआ एक तरह का कैरेक्टर, तो इसको कहते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर। क्या कहते हैं? फिनोटिपिक कैरेक्टर। जो भी कैरेक्टर आपको आंख से दिखता है, फिनोटिपिक कैरेक्टर, वो सब आता है आपके उस 22 पेयर से। वो सब कहां से आता है? यानी कि आपके हाथ में 6 उंगली हो, 5 उंगली हो, आपकी लंबाई 5 फुट 2 इंच है, 6 फुट 7 इंच है, आप 3 इंच के हैं, आप कितने बड़े भी हैं, जो भी आपके फीचर्स हैं जो एक्सटर्नली आपको दिख रहे हैं, आपका नेचर कैसा है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कभी, आप बहुत ठंडे रहते हैं, या किसी से बात करते हैं बहुत ज्यादा, या किसी होता नहीं शाई होता है, कोई बहुत ज्यादा फ्रैंक होता है, ये सारे कैरेक्टर कौन से क्रोमोसोम से आता है? ऑटोजोम वाले से। कितने पेयर है? 22 पेयर। यानी कितने पीस, कितना हुआ? कितना? 44 क्रोमोसोम। यानी कि आपके 46 क्रोमोसोम में से 44 46 में से 44 यानी 46 में से 44 क्रोमोसोम जो है वो आपके फिजिकल बिहेवियर या फिर मेंटल बिहेवियर को शो करते हैं। समझ में? उसके अलावा जो 1 पेयर बचता है ये आपको रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जो 1 पेयर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी का सेक्स देने के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या? सेक्स फीचर, इन द सेंस कि आप मेल है या फीमेल है, आपके सेक्स के फीचर को डिटरमाइन करने के लिए कितना पेयर है? सिर्फ एक पेयर। उस पेयर को हम लोग एलोजोम कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्स क्रोमोसोम, एक होता है एक्स क्रोमोसोम। सबर कर रहे हैं बेचारे, मत बोल भाई मेरा बहुत प्यारा भाई है। एक्स क्रोमोसोम और दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम। एक होता है एक्स क्रोमोसोम, एक होता है वाई क्रोमोसोम अपने पास। क्योंकि अब देखो ये एक्स और वाई, हेलो मेरे भाई, एक्स और वाई जब एक साथ आएगा तो एक पेयर बन जाएगा। जब एक्स और वाई एक साथ आएगा तो क्या बन जाएगा? एक पेयर। इसी तरह यहाँ पे 22 पेयर हुआ तो कुल मिला के 23 पेयर हो गया। यानी कि 46 में से 44 क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर फीचर ऑफ योर बॉडी एंड 1 पेयर यानी 2 क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस सेक्स के फीचर को। यानी कि आप मेल है या फीमेल है इस बात को गाइड करने के लिए, इस बात को शो करने के लिए कितने क्रोमोसोम है? 1 पेयर यानी 2 क्रोमोसोम है। कौन कौन सा? एक्स और वाई क्रोमोसोम। अगर मैं इसका पेयर बनाऊं, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे गायब ना कर दूं। अगर मैं इसको यहाँ पे पेयर बनाऊं, ये थोड़ा सा इधर है, ये बातें इधर है भाई। अगर इसको पेयर बनाऊं तो पहला बनेगा एक्स और वाई और दूसरा बनेगा
एक्स एक्स। सर क्या वाई वाई बन सकता है? नहीं, वाई वाई नहीं बनता है। दो ही कंडीशन बनती है, एक बनती है एक्स और वाई की, और एक बनती है एक्स और एक्स की। जब एक्स वाई बनता है तो क्या बनता है? मेल। और जब एक्स एक्स रहता है तो क्या बनता है? फीमेल। क्या बनता है? फीमेल। फीमेल को हम लोग ऐसे शो करते हैं और मेल को हम लोग ऐसे शो करते हैं। बोलो बोलो मेरे भाई, समझ में आया? जब एक्स वाई रहता है तो मेल आता है, एक्स एक्स रहता है तो फीमेल आता है। अच्छा, ये पेयर में क्यों है? क्योंकि क्रोमोसोम पेयर में बेसिकली होते हैं, इसीलिए वो पेयर में नजर आते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको, थोड़ा जूम आउट कर दो मैं। चलिए लिख लीजिए, बहुत इत्मीनान से लिखेंगे। बहुत इत्मीनान से लिखेंगे, कोई इशू नहीं है। ये सब 10th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे बेचारा बार बार बोले जा रहा है एक्स और वाई। गलत जगह इसको गलत चीज़ पढ़ाई दी गई है, तो हमको ही पढ़ाना पड़ रहा है मजबूरी में। बाद में जज करेगा कि अरे स्कूल वाला ज़्यादा अच्छा बायो का टीचर है, वो ज़्यादा पढ़ाता है। अरे नहीं भाई, गधा है, गलत जगह पढ़ा दिया उसने। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, गलत जगह पढ़ा दिया इसको। अच्छा तब ठीक है, बहुत सही था। अरे जबरदस्त। 8th में तो ये चीज़ है। अब सोचो 8th में क्यों है? क्योंकि 8th का कनेक्शन 10th से होता है। ये चीज़ 10th में है, बहुत डिटेल में। वहां तो पूरा एकदम तुमसे सवाल ही पूछेगा कि हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन अकर्स इन मेल एंड फीमेल, यानी ह्यूमन बॉडी। आया था ना सेम सवाल? और ये बोर्ड का सवाल है, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा, मतलब फ्रीक्वेंटली पूछता है एकदम, लगभग समझो कि हर साल ये सवाल आता है। बोलो ना भाई। हेलो, टाइम कितना हुआ? टाइम कितना हुआ? 39 बस ना कर देते। चल 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 देखते हैं, एक चीज़ और पढ़ाएंगे, खत्म हो जाएगा बस। उसका न्यूक्लियस की 2-4 बातें और बचेंगी। 5 मिनट का टॉपिक है भाई, क्या है परेशान। देख लिया? ऊपर कर दूं? ऊपर कर दूं? चलो लिख लो। ऑटोजोम कितने होते हैं? 36। ऑटोजोम कितने होते हैं? ऑटोजोम कितने होते हैं? 44। एलोजोम कितने होते हैं? 2। सवाल बहुत खतरनाक है। नंबर ऑफ ऑटोजोमल क्रोमोसोम 44, नंबर ऑफ एलोजोमल क्रोमोसोम 2, लेकिन नंबर ऑफ एलोजोम पेयर 1, नंबर ऑफ ऑटोजोमल पेयर 22। बहुत बहुत माइन्यूट सा फर्क है, धागे भर का फर्क है, लेकिन बहुत जबरदस्त। अच्छा सवाल है। क्या दिमाग को घुमा देगा, धागा खोल देगा पूरा। हो गया हो गया। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा उनके हाथ पैर में जाता बनाना रहता है, धीरे धीरे लिखते हैं वो लोग। लिखने में बात कौन सी करता है? जो लिख लिया उसको पढ़ना। हाँ अच्छा, डिस्कशन जीडी चल रहा है यहाँ पे, ग्रुप डिस्कशन। काम तोड़े ना, ये काम तो वो ज्ञान दिए हुआ है यार। लिख लिया? आगे बढ़े, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हेलो हेलो, आगे बढ़ो। अब डालिए टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, पता है ये बहुत ज्यादा बाहर है। आई थिंक इतना बाहर तो मैं कभी किसी बोर्ड बैच में नहीं पढ़ाया था। पहली बार मैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 9th में पढ़ा रहा हूँ, पहली बार। थोड़ा संभाल लेना, अगर पढ़ा हुआ है तो तुम्हें समझ में आएगा बढ़िया से, नहीं समझ में आएगा, अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछना, मैं दोबारा बताऊंगा। लिखो गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक।
गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। एक बार देख लेना हेलिक्स में एच ए है या एच ई है, आई थिंक एच ई है। हाँ इसको लिखो ना भाई तू लोग आदमी प्रिंटर मशीन लेके बैठा पीछे चटा चटा लिखने लगता था। तो देखो बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसको पढ़ना है हम लोग को आगे। लेकिन जब थोड़ा सा नाम बस याद रखना कि डीएनए का स्ट्रक्चर देने वाले साइंटिस्ट का नाम है एक तो वॉटसन और दूसरा क्रिक। इन दोनों ने दिया था मिलकर के क्या, डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर एक मॉडल के जरिए समझाया गया था। जैसे आपको याद होगा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन के लिए एक मॉडल तैयार किया गया था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। एक और मॉडल था सैंडविच मॉडल। इसी तरह इसको भी तैयार करने के लिए एक मॉडल है, उस मॉडल का नाम है राइट हैंड डबल हेलिक्स मॉडल। राइट हैंड डबल हेलिक्स मॉडल, इस मॉडल का नाम है राइट हैंड डबल हेलिक्स मॉडल। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा आपसे कोई सवाल पूछेगा। हाँ ये दिखता कैसे है, ये दिखता है इस तरीके का, समझ में है? बहुत देर से ढूंढ रहा था, बहुत देर से, पिछले 15 मिनट से ये ढूंढ रहा था ये चढ़ा। अरे सुनो सुनो, क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? नहीं बनाओ, मत बनाओ भाई। उसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन बना दोगे तुम यार, क्या समझ में? 12th में नहीं पढ़ रहे हो यार, सबर करना। देखो कैसे बनाना है, सुनो मैं बता रहा हूँ तुम क्या करोगे, हमको मालूम है तुम ये करोगे, ये नहीं करना है। ये ऐसे आया, फिर ये भी ऐसे ही आएगा, फिर से आओ, इधर से आया। तुम क्या गलती करोगे, दूसरा तुम बोलोगे तुम ऐसे लाओ, ये गलत है। तो भाई सही क्या है, ऐसे लाए, समझ में आया? इधर से अगर लाएंगे तो दूसरी रॉ भी इधर से ही लाएंगे, दूसरी रॉ भी इधर से ही लाएंगे, समझ में आया? अगर मैं इधर से ला रहा हूं, इधर से लाएंगे गलत हो जाएगा, दूसरी रॉ भी इधर से लाएंगे, समझ में आया? बहुत बेसिक है, फोटो में भी हो सकता है पूछ दे ये कैसा है, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। बनाना है क्या, बनाना है क्या? किसी एक को बना लो, किसी एक को बना लो, किसी एक को बना लो, बाकी ज़्यादा बनाने, किसी एक को बना लो, किसी एक को बना लो। अरे देख के बनाना ही नहीं है ना, देख के क्यों बनाना है? वो सबर सबर, वो भी जानना है तुमको, बता दे रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ, सबर कर ले भाई। इसको जो है बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया यार। तुम इसकी बात कर रहे हो? सबर न कर लेता, थोड़ा सा, थोड़ा सबर न कर लेता? थोड़ा सबर कर लेता, थोड़ा दुनिया दिखा देते, जन्नत दिखा देते तेरा। सुनो, अगर कभी ऐसा बन के आए, अगर कभी ऐसा बन के आए, वैसे आना नहीं चाहिए, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, ये मेरे रिकमेंडेशन में नहीं है। फिर भी अगर आपके स्कूल के टीचर प्लीज पढ़ाते हैं तो उनको बोलिएगा सर ना पढ़ाएं, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती पढ़ा देते हैं तो याद रखना AGCT, अगर वो ये लिख के छोड़ रहे हैं ना, तुम एक लेवल और ऊपर जाओ। AGCT तुमको याद रखना है, जो पास में है, जो पास में है G के सामने C आएगा, जो दूर में है A के सामने T आएगा, समझ में? बोलना ये क्या होता है, ये नाइट्रोजनस बेस होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं यहाँ पे A लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा?
इसके सामने लिखूंगा टी, क्या लिखूंगा? अगर मैं यहाँ पे जी लिखता हूँ तो उसके आगे लिखूंगा सी, अगर मैं यहाँ पर सी लिखता हूँ तो इसके आगे लिखूंगा जी, अगर यहाँ पर ए लिखता हूँ तो यहाँ लिखूंगा टी, अगर मैं यहाँ टी लिखता हूँ तो यहाँ लिखूंगा ए, अगर मैं यहाँ पर जी लिखता हूँ तो सी लिखूंगा, सी लिखता हूँ जी लिखूंगा, ए लिखता हूँ टी लिखूंगा, टी लिखता हूँ ए लिखूंगा, ए लिखता हूँ टी लिखूंगा, सी लिखता हूँ जी लिखूंगा। बोल रहा है बहुत आसान याद करने का तरीका, ए जी सी टी, जो बीच में है वो एक साथ लिखाएगा, जब ये दोनों एक साथ लिखाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों एक साथ लिखाएगा। बोल रहा हूँ पक्का ना? पक्का ना? ये समझ में आता है? आई डोंट थिंक इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑन माइक बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपके लेवल पे, लिटरली कोई। अगर आपके स्कूल के टीचर ने पढ़ाया है प्लीज़ वहाँ पे लिख देना कि नॉट आउट ऑफ द बॉक्स, भी मत लिखना आउट ऑफ द 10th के यूनिवर्स। भाई 10th तक में ये पढ़ना नहीं होता है। अगर वो बोले नहीं ज़बरदस्ती बताइए तो इतना डिटेल करके आना उसको बोलना कि ए के आगे टी होता है, सी के आगे जी होता है, ये भी जानिए, हमको मालूम है, समझ में है? लिखो इसको, नोट करो और आगे लिख लेना, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। हाँ ये भी लिखो, लिटरली इसको लिखो और इसको बादल बनाओ वर्षे का एग्जाम में, याद नहीं करना है। मतलब तुम्हारे दिमाग में तो आएगा कि इसको याद नहीं करना था। अगर पेपर में आ गया तो अगर बोलेगा इस तरीके का बनाइए, नहीं इस तरीके का नहीं, इस तरीके का बनाएंगे, पूरा लिखेंगे, ए के आगे टी, सी के आगे, हाँ उसके आगे लिख देंगे, याद नहीं करना है, उसके आगे लिख के आएंगे सर हमको ये याद नहीं करना, फिर भी जबरदस्ती लिखे। भाई इतना क्यों पढ़ाएंगे भाई, पढ़ना ही नहीं है ये, तो पीछे की चीज़ें याद नहीं, बच्चे को ये याद करा रहा है। चलो लिखिए, 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसानी है याद है, उसी तरीके से पढ़ा दो। उन्होंने कैसे पढ़ाया होगा मैं बताता हूँ। उन्होंने एक लंबी लाइन खींची होगी, है ना, उसके आगे यहाँ पे ए लिखा होगा और यहाँ पे उन्होंने टी लिखा होगा और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड बनाया होगा। ऐसा कुछ नहीं था, कैसा था फिर? क्या फेस है तुम्हारे पास कॉपी? कल लाके दिखा देना, क्या मतलब? सर को बोल दे सर प्लीज। हाँ जबरदस्त, आगे कुछ बोलना ही नहीं है। एक मीम है शायद ना, चाय का कप पकड़े रहता है वुमेन, खत्म, बात वहीं पे खत्म है, खत्म है बात है। इतना पढ़ लो बहुत है भाई, इतना पढ़ लो बहुत है। लिख लिया आपने ये लिख लिया? बोलिए मेरे भाई, ये समझाना है, क्या लिखा हो यहाँ पे? तो काहे समझाया हूँ, एफर्ट काहे बर्बाद कर रहा है बे? लिख लिया? लिख लिया? इसको याद नहीं करना है, मैं अभी दोबारा बोल रहा हूँ। पीछे वाला लिख लिया था, ये लिख लिया था, सिर्फ ये बोर्ड आपको अगर याद है तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आप छोड़ के आ जाएंगे। ये फिगर ऐसे बनाना है और दूसरी लाइन भी ऐसे ही आएगी, ऐसे बना करके दूसरी लाइन ऐसे मत लाना, समझ में आया? अरे बोलना, दूसरी लाइन उसके अपोजिट नहीं लाएंगे, दूसरी लाइन उसी के पैरेलल लाएंगे। सुनो, राइट हैंड डबल हेलिक्स मॉडल में क्या होता है, दाएं हाथ के एक्सिस पे इस तरीके से रख के डीएनए ऐसे घूमता है। मान लो ये है, इसमें राइट हैंड के हिसाब से डीएनए ऐसे रैप होता हुआ चला जाता है, ऐसे घूमता हुआ चला जाता है। राइट हैंड, अगर मान लो ये एक्सिस है, ये आपकी कोई एक्सिस है, इस एक्सिस में डीएनए आपका इस तरीके से पहले रैप होगा और रैप होते हुए नीचे भागेगा, समझ रहे? इस तरीके से रैप होते हुए वो नीचे भागता है। तो दोनों जो स्ट्रैंड है, मतलब दो जो इसकी लाइन है, ये दोनों स्ट्रैंड कहलाती है इसकी, ये डीएनए की क्या कहलाती है? स्ट्रैंड। दोनों स्ट्रैंड जो है एक दूसरे के पैरेलल चलती है। अगर ये इस तरीके से जा रही है तो दूसरी भी ऐसे ही आएंगी, ऐसा नहीं कि ये ऐसे आई तो ये ऐसे आ जाएगी। अगर ऐसे आ जाएगी तो लेफ्ट हैंड लेना पड़ेगा, लेकिन मॉडल में लिखा हुआ है कि राइट हैंड है और कैसा है? डबल है, इसीलिए डबल है। देखो डबल है, राइट हैंड है और डबल है, दोनों स्ट्रैंड चलती है पैरेलल, दोनों स्ट्रैंड चलती है पैरेलल। ये सब सिर्फ डीएनए के लिए भाई, आरएनए पढ़ना ही नहीं है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड में होता है, डबल स्ट्रैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। डबल स्ट्रैंड अगर हो जाएगा तो वो प्रोटीन कोड ही नहीं करेगा। आरएनए, मैं बोल रहा हूं ना, आरएनए मेनली जो है वो सिंगल स्ट्रैंड ही एग्जिस्ट करता है। अगर वो डबल स्ट्रैंड हो जाएगा तो वो प्रोटीन को कोड नहीं होने देगा और वो एक दूसरे से कंप्लीमेंट्री हो करके कोड ही नहीं होने देगा आगे, तो लाइफ वहीं पे स्टक नहीं कर जाएगी। इसका एक बहुत एग्जांपल, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, 12th क्लास में एक डिजीज को पढ़ना होता है, वहां पे ट्रांसफरेंस टीआरएनए करके, टीआईआरएनए करके मत पढ़ो यार, 12th में पढ़ लेना, क्या जरूरत है? ठीक है, इतनी बातें याद है, इतनी बातें कर लेंगे, क्लास खत्म करते हैं भाई, इसको बंद करते हैं।